तो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है एरर्स। और एरर्स पर लगभग हर एक साल एक या दो क्वेश्चंस आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन से मिल ही जाता है, ठीक है। और चाहे जेई हो या नीट हो, है ना, इसमें आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक ना एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं एरर्स के बारे में, ठीक है। द टॉपिक नेम इज एरर्स। तो एरर्स को समझने से पहले पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज समझते हैं जो एरर्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो एक दो टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा समझते हैं। एक टर्म नाम है एक्यूरेसी, एक नाम है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। दूसरा है प्रिसीजन, एक है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या बोलता है? एक्यूरेसी बोलता है कि कोई चीज हमारे पास मीजर्ड वैल्यू है या फिर ट्रू वैल्यू है। अगर ट्रू वैल्यू अपने पास अगर कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और कुछ एक इंस्ट्रूमेंट से हमने किसी चीज का वैल्यू निकाला, ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट से हमने जो वैल्यू निकाला है वो वैल्यू उसके स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना क्लोज है, ये चीज हमको बताता है एक्यूरेसी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि स्मॉल जी की वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेंट स्क्वायर। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर योर स्मॉल जी। नाउ लेट्स सपोज किसी बच्चे ने यहाँ पे रीडिंग्स लिया कि या किसी तरीके से कुछ वैल्यू निकाला एंड दो स्टूडेंट्स था, एक था स्टूडेंट ए और दूसरा था स्टूडेंट बी। मान लीजिए कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आवर स्टैंडर्ड वैल्यू, बट स्टूडेंट ए ने जो निकाला उसकी वैल्यू आई 9.6 और एक का वैल्यू आया 9.7। तो इन दोनों में से एक्यूरेट कौन है? 9.7 इज मोर एक्यूरेट इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट ए एज वेल एज स्टूडेंट बी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्यूरेसी। लेकिन प्रिसीजन जो टर्म है ये एक अलग चीज है। प्रिसीजन क्या बोलता है? प्रिसीजन बोलता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर रहे हैं उसकी जो मेजरमेंट वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस जिसका कम होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। थोड़ा इसको और अच्छे से समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। प्रिसीजन क्या बोलता है? जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर रहे होंगे उस इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग होगा, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग होगा उसके रीडिंग के बीच का जो डिफरेंस है जिसमें कम होगा उसको हम लोग बोल देंगे ज्यादा प्रिसाइज। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रिसीजन जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी लेंथ को मेजर करना है। एज वी नो, इस लेंथ को मेजर करना है तो हम लोग दो चीज यूज कर सकते हैं। आइदर वी कैन यूज अ मीटर स्केल, और हम लोग क्या मेजर करेंगे? हम लोग मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से भी मेजर कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव मीटर स्केल, वी हैव वर्नियर कैलिपर, दोनों से हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, मीटर स्केल और वर्नियर कैलिपर? अगर आपने ये वाला चीज अगर आपको नहीं पता होगा इंस्ट्रूमेंट का तो आप वर्नियर कैलिपर जाकर के मेरा एक जो वीडियो पहले जैसे डाला हुआ है उसको प्लीज जाकर के देखिए आप वहां पे। तो मीटर स्केल और वर्नियर कैलिपर है। तो मीटर स्केल की अगर रीडिंग की मैं बात करूं, मान लीजिए कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू है लेट सपोज 7.26 है। सपोज करिए इसकी वैल्यू 7.26 सेंटीमीटर है हमारी वैल्यू, ठीक है ना। दिस इज आवर एग्जैक्ट वैल्यू 7.26 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। अब अगर ये हमारी वैल्यू है 7.26 सेंटीमीटर तो आप मीटर स्केल से अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट द वैल्यू एज 7.2 और 7.3 के बीच में मिलेगा। कभी भी आपको ऐसा तो नहीं मिलेगा 7.26 है तो 8.26, ऐसा तो मिल नहीं सकता। जब भी मिलेगा तो 7.2 या फिर 7.3 इसी के बीच में, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे 7.2 या 7.3 के बीच में। तो आपकी वैल्यू क्या आ सकती है? अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर भी होगा तो आइदर आप बोलोगे 7.2 या फिर आप बोलोगे 7.3, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोल सकता। अगर 7.4 भी अगर मान लो होगा तो भी अगर आप यहाँ पे एरर देखिए, इन दोनों रीडिंग के बीच का डिफरेंस देखिए तो 0.1 का डिफरेंस है या फिर हार्डली
7.2 का डिफरेंस है। लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर में हम इसको मेजर करेंगे तो 7.2 रीडिंग ये तो मेन स्केल से रीडिंग आएगा, और ये 6 जो है, ये जो दूसरा जो डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट है, ये हम लोग को वर्नियर कैलिपर से मिलता है। तो एज वी नो 7.2 तो हमको वैल्यू मिल जाएगा कहाँ से, ये हमको मिल जाएगा मेन स्केल से, और 7.26 है तो यहाँ पर हमको वैल्यू जो मिलेगा आइदर 7.24 मिलेगा, या 7.25 हो सकता है मिले, या फिर हो सकता है 7.27 मिले। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है 0.01 का डिफरेंस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.01 का डिफरेंस है। तो चूंकि यहाँ के रीडिंग्स में जो डिफरेंस है वो मात्र 0.01 है, सो दिस इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग किया हुआ रहेगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। क्या होगा? ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि अगर सपोज करो कोई चीज का 2-4 आपको वैल्यू दे दिया, 7.2 दे दिया, 7.23 दे दिया, 7.001 दे दिया, 7.1010 ऐसा हमको वैल्यू दे दिया। अब मेरे से पूछता है बताओ विच वन इज मोर प्रिसाइज। तो आपको दिख रहा है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, इसका मतलब ये है कि ये जो रीडिंग किया गया होगा वो उस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग किया गया होगा जो कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक क्या कर सकता होगा? मेजरमेंट कर सकता होगा। इसका मतलब इसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो हार्डली डिफरेंस कैसा होगा? 0.000 क्या 1 के जैसा होगा। सो दैट इज वाई दिस आंसर इज मोर प्रिसाइज। मतलब ये जो हमारा मेजरमेंट किया हुआ है ये ज़्यादा प्रिसाइज है देन दिस 3। समझ में आया? तो ये दो चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ दे विच वन इज मोर प्रिसाइज, और इस तरह से 4 ऑप्शन दे दे। तो आपको क्या देखना है? सिर्फ डेसिमल के बाद कौन किसमें ज़्यादा डिजिट्स है वो ज़्यादा आपका प्रिसाइज होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एरर्स के बारे में समझने के लिए। एरर्स, तो एरर्स में हम लोगों का एक होता है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर जो है उसमें हम लोग का कैसा कैसा चीज होता है? सिस्टमैटिक एरर ये हमारा एक डायरेक्शन में एरर होता है। एक डायरेक्शन में एरर कहने का मतलब आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। जैसे इसमें कैसा कैसा एरर होगा? तो पहले तो एक हो गया इम्प्रॉपर डिजाइनिंग और कैलिब्रेशन, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कुछ कैलिब्रेशन का इशू है या डिजाइनिंग का इशू है। जैसे मान लीजिए कि आपने मीटर स्केल लेकर के आया, एक मीटर स्केल लेकर के आए, ये है हमारा 0, ये हमारा 1। अब मुझे पता है कि इसमें 10 डिवीजन होता है, लेकिन 10 डिवीजन की जगह पे 12 डिवीजन हो गया, ठीक है। या फिर 10 डिवीजन होता है तो डिवीजन के बीच में एक जगह पे गैप तो ठीक है, बट एक जगह पे गैप ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर डिजाइनिंग और कैलिब्रेशन। तो इस तरह का एरर कहाँ जाएगा? सिस्टमैटिक एरर में जाएगा। या फिर जीरो एरर, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आप जीरो एरर वाला जाकर वीडियो देखिएगा वर्नियर कैलिपर का। तो जीरो एरर जो होता है दैट इज आल्सो कम्स अंडर व्हाट? सिस्टमैटिक एरर। बट जीरो एरर को बेसिकली सिस्टमैटिक एरर में भी हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। फिर सिस्टमैटिक एरर के बाद हमारे पास होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर कहने का मतलब वैसे एरर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। जैसे मान लीजिए कि कोई हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर क्या करना है? हमको एक्ट करना है या एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन मान लीजिए कि सडनली एब्रप्टली अगर टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ जाता है तो उस केस में हमारा वो एक्सपेरिमेंट का जो वैल्यू निकलेगा, जो मेजरमेंट वैल्यू निकलेगा, वो हमारे एग्जैक्ट वैल्यू से मैच नहीं करेगा। तो उस तरह का जो एरर होता है दैट एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में क्या है? सिस्टमैटिक एरर है। तो सिस्टमैटिक एरर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वी कैन ओनली मेक दिस पॉसिबल कि कैसे हमारा सिस्टमैटिक एरर ठीक हो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन अच्छे से चेक करेंगे, उसकी डिजाइनिंग प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करेंगे, और ठीक ढंग से अगर हम लोग एरर्स को ठीक ढंग से अगर हम लोग 2-4 वैल्यू लेकर के उसकी एवरेज ले लें तो हमारा सिस्टमैटिक एरर क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है। आपने देखा होगा बचपन में जब आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो आप क्या करते होंगे? कोई एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो ऐसा नहीं कि एक बार वैल्यू निकाले और वही हमारा आंसर हो गया, नहीं, हम लोग क्या करते थे?
चार पांच पहले रीडिंग्स लेते थे, और जो रीडिंग्स हमारा आता था फिर उसी रीडिंग्स के थ्रू हम लोग क्या करते थे, एवरेज लेते थे, और वो वैल्यू हम लोग क्या करते थे वहां पर बताते थे कि ये हमारा वैल्यू है। ठीक उसी तरह से एरर्स में हम लोग सीखते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए, जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस, या फिर मान लीजिए कि ये जो क्वांटिटी हम इसको a ही बोल देते हैं, दिस इज योर a एंड दिस इज योर ए एम, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, एंड दिस इज कॉल्ड प्लस माइनस डेल्टा एम। ये ए एम प्लस माइनस डेल्टा एम क्या है मैं अभी आगे में बताऊंगा। पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि किसी भी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ मास, तो मास को मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस माइनस 0.1 kg। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मास जो है इट कैन वेरी फ्रॉम 2 माइनस 0.1 टू 2 प्लस 0.1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 में से 0.1 जाएगा तो क्या आंसर आएगा 1.9 आएगा, से कहाँ तक 2.1 तक। मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो गया हमारा मास का, एक रेंज हमको मिलता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन ये है कि मैं थोड़ा और अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ रेंज। हम लोग को ऐसा क्यों रिक्वायरमेंट है, इस तरह का चीज क्यों रिक्वायरमेंट है कि मास को हमको एरर के फॉर्म में बोलना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कि लगभग हर जगह पे इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को भी हम लोग एक साथ प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो असेंबल किया जाता है ना। असेंबल मतलब कोई प्रोडक्ट है उसमें हो सकता है 3-4 पार्ट्स होगा, और वो 3-4 पार्ट्स को अलग अलग बनाया जाता है अलग अलग मशीन पर, और फिर फाइनली उसको असेंबल किया जाता है। जैसे आपकी गाड़ी है, सपोज करिए कोई 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो क्या 4 व्हीलर के सारे पार्ट्स एक ही जगह बनते हैं, नो, अलग अलग बनते हैं, और फिर उसको असेंबल करके फिर एक कार का रूप दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही अगर अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर हम लोग एक फिक्स वैल्यू दे दें, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक सपोज करिए नट चाहिए, या फिर मुझे एक बोल्ट चाहिए, और बोल्ट की जो डायमीटर होना चाहिए अगर मैं बोल दूं एग्जैक्टली 2 mm का होना चाहिए सपोज करिए, या मान लीजिए 5 mm का होना चाहिए सपोज करिए, इस तरह का हमने आपको एक वैल्यू दे दिया, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू 5 mm। अब सोचो अगर 5 mm एग्जैक्ट वैल्यू हम दे दिए, और किसी ने अगर मशीन पर चढ़ा करके उसको 5 mm बनाने की कोशिश की, बट एग्जैक्टली 5 mm तो नहीं हो सकता है ना, मशीन इतना भी एग्जैक्ट, या फिर या हो सकता है उसमें कुछ एरर हो जाए। तो इस एरर से, क्योंकि अगर वो 5 mm नहीं हुआ तो फिर हमारा क्या होगा, मास प्रोडक्शन जब होता है तो उसमें क्या हो सकता है, वो जो बोल्ट है वो चूंकि वो खराब है या फिर उसका एरर्स हो गया उसके अंदर में, तो आगे की सारी जो भी चीज़ें हैं वो क्या होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, वो फिक्स नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम लोग एक रेंज में रखते हैं कि अगर इस रेंज में अगर आपका बोल्ट रहेगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है कि किस रेंज में मुझे किसी चीज़ को, किसी पार्ट्स को एक्सेप्ट करना है, यही चीज़ हम लोग इसी वजह से हर एक चीज़ को इस तरह से रेंज में लिखने का सोचते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। ये इंडस्ट्री रिलेटेड थिंग्स है, ठीक है। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग के हैं यहाँ पे, उनके लिए ये बाद में यूज़ होगा। एक क्वालिटी एश्योरेंस करके एक चैप्टर्स आता है आपका इंजीनियरिंग में, जिसमें हम लोग को ये सारा चीज़ को समझना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि ये एक थोड़ा सा एक अलग से पॉइंट था कि हाँ ये क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये चीज़ हम समझ गए कि ये हमारा एक रेंज है और ये इस तरह से वैल्यू निकलता है। अब ये वैल्यू आता कैसे है, हम थोड़ा उस पर बात करते हैं। जैसे आपने बचपन में सपोज करो कि तुमको किसी चीज़ का वैल्यू निकालना है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे स्मॉल जी की ही बात हम करते हैं, क्योंकि स्मॉल जी आपको पता है तो मैं उस पर बात करता हूँ। स्मॉल जी की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट मान लीजिए आपने कुछ वैल्यू निकाला, कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपको वैल्यू ऑफ निकालना है क्या, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप क्या करोगे, यू विल फाइंड G1, G2, G3, G4, ऐसा वैल्यू निकालोगे। 4 वैल्यू माने आपने निकाला मान लीजिए। फिर क्या करोगे, यू विल गेट द मीन वैल्यू, सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड GM,
इसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू, और दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। और इसके बाद क्या करते हैं, मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 बाई 4 कर देंगे, ये हमारा मीन निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड GM। जो यहाँ पे AM है, मतलब आप समझ रहे होंगे, ये A का क्या होगा, मीन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, तो डेल्टा G1 हम लोग निकालते हैं। देखो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब ये मैग्नीट्यूड हमको बात करना है, तो डेल्टा G1 कैसे निकलता है, तो G1 माइनस GM और इसका मॉड कर दीजिए, क्योंकि हमको पता है GM हो सकता है कि किसी वैल्यू से बड़ा भी हो या किसी वैल्यू से छोटा भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं हमेशा इसका मॉड लूंगा, तो पॉजिटिव होगा तो भी ठीक, निगेटिव होगा तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा G1, डेल्टा G2, डेल्टा G3, और ऐसे ही करके हमने डेल्टा G4 भी निकाल लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन ट्रायल वन। ट्रायल वन कहने का मतलब कि एज वी नो कि एक्सपेरिमेंट में हम लोग डिफरेंट ट्रायल करते हैं, सो दिस इज योर ट्रायल वन। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन ट्रायल टू, एब्सोल्यूट एरर इन ट्रायल थ्री, एब्सोल्यूट एरर इन ट्रायल फोर। आफ्टर फाइंडिंग ऑल दिस वी विल फाइंड डेल्टा GM। तो डेल्टा GM क्या होगा, सिंपली आप समझ रहे हो, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3 प्लस डेल्टा G4 बाई 4 करेंगे, यू विल गेट व्हाट, डेल्टा GM। तो नाउ G को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस G एज GM प्लस माइनस डेल्टा GM। तो आई होप कि आप ये चीज समझ गए कि GM कैसे आ रहा है, डेल्टा GM कैसे आ रहा है, ठीक है। अब यहां तक समझने के बाद एब्सोल्यूट एरर आप समझ ही गए, ट्रायल वन में कैसे निकाल रहे हैं, ट्रायल टू में कैसे निकाल रहे हैं। अब हम लोग को कुछ नहीं, यहाँ पे निकालना है रिलेटिव एरर। क्या निकालना है बोलो, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर बहुत आसान है, रिलेटिव एरर हम लोग बोलते हैं डेल्टा GM बाई GM, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है, तो परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा GM बाई GM इंटू 100, दिस इज आवर परसेंटेज एरर। तो बहुत आसान है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना, लेकिन ये हम लोग किस में निकाल रहे हैं, एक एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट वाले में। लेकिन अगर हम लोग को कहीं पर भी रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालना रहेगा, तो हम लोग किसी भी क्वांटिटी को इस फॉर्म में रखना चाहेंगे, इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। अगर मान लीजिए एरर्स में ही प्रोपैगेशन ऑफ एरर बोलता है, प्रोपैगेशन ऑफ एरर कहने का मतलब कि मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी है जो कि सपोज करो ऐड के फॉर्म में है या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, उसमें हम एरर कैसे निकालते हैं, तो देखिए थोड़ा वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है Z इज इक्वल टू A प्लस बी, और मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, मुझे इसमें फाइंड करना है एरर, Z में फाइंड करना है मुझे एरर कितना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए डेल्टा Z इज इक्वल टू होता है डेल्टा A प्लस डेल्टा बी, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा ZM। तो A कैसा रहेगा, AM प्लस माइनस डेल्टा AM ऐसा दिया रहेगा। B कैसा दिया रहेगा, BM प्लस माइनस डेल्टा BM दिया रहेगा। तो आपसे क्या बोला है, A प्लस बी फाइंड करने के लिए, तो ZM कैसे फाइंड करेंगे, तो AM प्लस BM। और ठीक वैसे ही डेल्टा ZM कैसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, डेल्टा AM प्लस डेल्टा BM। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो डेल्टा ZM हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इसमें हमेशा हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल एरर लेते हैं। क्या लेते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। मैक्सिमम परमिसिबल एरर कहने का मतलब, क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए तो आपको ऐसा वैल्यू मिलेगा, देखो मैं चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, आपको ऐसा वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा AM प्लस माइनस डेल्टा BM। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो प्लस डेल्टा AM प्लस डेल्टा BM, एक ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, या फिर माइनस डेल्टा AM माइनस डेल्टा BM, ये भी वैल्यू मैक्सिमम होगा। लेकिन आप सोचो ये एब्सोल्यूट है ना, दिस इज एब्सोल्यूट, तो पॉजिटिव में रखना पड़ेगा, इसलिए मैक्सिमम परमिसिबल एरर हम लोग प्लस डेल्टा AM प्लस डेल्टा BM लिखते हैं। अब ये चीजें जानना क्यों जरूरी था, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें हम, तो सब्ट्रैक्शन में आप Z इज इक्वल टू अगर A माइनस बी है, तो आप ZM कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत आसान है, AM माइनस BM। लेकिन ध्यान रखिएगा
डेल्टा जेड एम यहाँ पर होता है डेल्टा ए एम प्लस डेल्टा बी एम। कोई आपसे पूछ सकता है कि बताओ अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं ले रहा है, तो आप आंसर करोगे बिकॉज ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है दैट इज जो डेल्टा एम प्लस डेल्टा बी एम। सो दिस इज फॉर योर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में जैसे मान लीजिए जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ध्यान रखिएगा ये जो डेल्टा जेड है वो डेल्टा जेड एम है, दिस इज डेल्टा जेड एम, दिस इज ए एम बी एम इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से डेल्टा जेड एम निकल जाएगा और जेड एम कैसे मिलेगा, ये तो सिंपली ए एम इंटू बी एम के फॉर्म में है। ठीक इसी तरह से अगर डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू ए बाई बी का फॉर्म है, तो डेल्टा जेड एम बाई जेड एम, यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, डेल्टा ए एम बाई ए एम प्लस डेल्टा बी एम बाई बी एम। और जेड एम कैसे मिलेगा, तो जेड एम इज इक्वल टू ए एम बाई बी एम, ऐसे हमको मिलेगा जेड एम की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवीजन। अगर मान लीजिए कि कोई एक क्वांटिटी है z जो कि इस तरह से है, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, तो इस तरह का फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो देखिए डेल्ट, एक काम करिए इसको आप रख दीजिए z के, या फिर एक काम करते हैं क्योंकि z z सेम हो जा रहा है तो इसको ऐसा कर लेते हैं, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। तो डेल्टा z बाई जेड क्या होगा, तो p डेल्टा a बाई a, q डेल्टा b बाई b, r डेल्टा c बाई c, ऐसे निकालेंगे। तो ये हमारा रिलेटिव एरर हो गया, और परसेंटेज एरर बोलेगा तो इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज एरर आ जाएगा। एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, बड़ा स्पेशल केस है कि अगर मान लीजिए ऐसा हमको कुछ वैल्यू दिया हुआ है 1/r1 प्लस 1/r2, जैसे पैरेलल का केस में होता है रेसिस्टेंस में, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा वैल्यू ध्यान में रखिएगा, डेल्टा आर एम बाई आर एम का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 का स्क्वायर, डेल्टा R2 बाई R2 का स्क्वायर। तो ये क्या निकाला हमने, इससे हम डेल्टा आर एम निकाल सकते हैं। और आर एम कैसे आएगा, तो आर एम निकालने के लिए तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, मतलब कि पहले आप पैरेलल का कंडीशन निकाल के मीन वैल्यू एज इट इज वैसे ही फॉर्मूला लगा के निकाल दो, और फिर डेल्टा आर एम के लिए तो डेल्टा आर एम बाई आर एम का स्क्वायर, डेल्टा आर वन बाई आर वन का स्क्वायर, डेल्टा आर टू बाई आर टू का स्क्वायर। तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 2%, मतलब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 का वैल्यू दिया हुआ है 2, पूछ क्या रहा है, एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम। तो बताइए वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा ये तो कांस्टेंट हो गया, तो v इज इक्वल टू आर क्यूब है, तो डेल्टा v बाई वी क्या होगा, 3 डेल्टा आर बाई आर होगा ना, तो इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। अब बताइए इसकी वैल्यू है क्या, 2 है, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6%। हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे हम लोग का क्वेश्चन बना सकते हैं, तो एप्लीकेशन भी तुरंत यहीं पे सीख जाओगे, है ना। तो पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन, तो साथ में बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए लिखा है, A certain body weighs इतना ग्राम and has a measured volume of this. The possible error in the measurement of mass and volume are this and this. ठीक है, मैक्सिमम एरर बताइए डेंसिटी में क्या होगा। बताइए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम ना, तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ऐसा होगा। तो अब बताइए डेल्टा एम बाई एम, तो डेल्टा एम कितना है, 0.01 है, देखो दिया हुआ है यहाँ पे, और मास कितना है 22.42 इंटू क्या 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, बताइए कितना होगा, तो डेल्टा वी कितना है 0.1 सीसी है, अब बटा 4.7 इंटू क्या 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, मैं थोड़ा वैल्यू से कैलकुलेट कर लेता हूँ।
ये हो गया आपका ऊपर में 1 डिवाइडेड बाई 22.42, ये वैल्यू आ रही है लगभग 0.0446 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। और ये वैल्यू आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 4.7 और ये वैल्यू आ रही है लगभग 2.12 प्लस 0.0446। ये सब वैल्यू मिला करके मेरे वैल्यू आ रहा है 2.172% में। तो आप समझ सकते हो कि ये जो वैल्यू हमारी आ रही है इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2%। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एस इज इक्वल टू कुछ ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, परसेंटेज एरर हमको दिया हुआ है, पूछ रहा है कि एस में परसेंटेज एरर क्या होगा। बड़ा इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, सी की पावर 3, डी की पावर 4। तो डेल्टा एस बाई एस क्या लिखेंगे, 1/2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी प्लस 3 डेल्टा सी बाई सी प्लस 4 डेल्टा सी बाई डेल्टा डी बाई डी, ऐसा लिखेंगे। अगर इंटू 100 करेंगे तो ये सब में क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। अब डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, देखो ये कितना दिया हुआ है 2%, तो 1/2 इंटू कितना 2% प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 कितना दिया हुआ है 1%, तो यहाँ रख दो 1% प्लस 3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 कितना दिया हुआ है 1%, तो यहाँ रख दो 1%। 4 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 कितना दिया हुआ 1%, रख दो यहाँ पे 1%। क्या आंसर हो जाएगा, तो ये हो गया 1%, 7 और एक 8%, 8.5% हुआ। अब अगर आप देखो ये वैल्यू परसेंटेज एरर में है 1/2 और बी में भी है 1/2 डेल्टा बी बाई बी, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी। अब हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, एक आ रहा है 8.5%, हमारा वैल्यू आ रहा है 1 और 3 4 प्लस 4 8.5% आ रहा है, और एक है हमारा 9%। अब आप देखो ऐसा जब क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, अब 8% भी है 9% भी है, तो हम 8% नहीं चूज करेंगे। क्यों, इसलिए क्योंकि हमारी वैल्यू आ रही है 8.5%, अगर हम 8% ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग को आंसर क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना एरर है, दैट इज 9%। ठीक है, सिल्वर वायर हैज मास दिया हुआ है, रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर डेंसिटी में पूछा है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो क्या लिख सकते हो, मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा आर बाई आर, ऐसा लिख सकते हैं। सारा चीज आपको गिवन है, इंटू 100 करना है तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 इधर भी हो जाएगा। क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, देखिए डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पे कितना है 0.006 बटा 0.6 प्लस 3 डेल्टा आर बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये क्या पूछा है, वायर हैज मास दिस द रेडियस दिया हुआ है, लेंथ की। अच्छा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक वायर के जैसा होगा तो सिलेंडर हो जाएगा ना, तो इसका वॉल्यूम जो है वो ये नहीं रखना पड़ेगा, मुझे लगा स्फीयर है, तो ये पाई आर स्क्वायर एल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब चीज लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, ऐसा हो जाएगा हमारा वैल्यू। इंटू 100 कर देंगे तो डेल्टा एम कितना है 0.006 बटा 0.6 प्लस 2 डेल्टा आर कितना है 0.005 बटा 0.5 प्लस डेल्टा एल कितना है 0.04 बटा 4 आई इंटू क्या, इंटू 100। देख लेंगे कौन सा वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट आइए, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम, ये है हिट में बताइए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब आप कर सकते हो। मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ एक्सप्रेशन क्या होगा, 2 डेल्टा आई बाई आई डेल्टा आर बाई आर डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ठीक है, जीरो एरर बिलोंग्स टू क्या रखना होगा, इट इज कांस्टेंट एरर, दिस इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। व्हेन रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो आसान हो गया, अगर रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट देखना है तो R1 प्लस R2 तो 200 प्लस 400 600 हो गया, प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ दो 4 तो 6 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रेसिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, आई गिवन है, परसेंटेज एरर इन आर पूछा है। देखिए कैसे निकालोगे, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, निकालिए कितना आता है, डेल्टा वी 2/50 प्लस डेल्टा आई बाई कितना 0.2/20
इंटू कितना 100, तो ये डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 हो गया। कितना आ जाएगा आंसर? 50 से 2 बार में कैंसिल होगा 4% प्लस 20 से 5 बार में कैंसिल होगा, ये हो गया 1%। आंसर क्या आ गया? 5% आंसर हो गया। दिस इज योर 5%। देखिए परसेंटेज एरर इक्विवेलेंट पैरेलल में पूछा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आर इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पता है कि पैरेलल के केस में क्या हो जाता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो पहले तो ये करो, 10 इंटू 6 60, 60 बटा कितना 16, 4 से 4 बार में, 4 से 15 बार में, ठीक है, 15/4 ये आर इक्विवेलेंट आ गया। एंड डेल्टा आर इक्विवेलेंट बटा आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, तो 15/4 तो 225/16 इज इक्वल टू R1 0.3/6 का स्क्वायर 36 प्लस 0.2/10 का स्क्वायर दैट इज योर 100। अब यहां से हमको निकालना पड़ेगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट, है ना। क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा आर इक्विवेलेंट। कैसे निकलेगा? तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू जरा मैं निकाल के देखता हूँ कितना आ रहा है वैल्यू। 0.3 डिवाइडेड बाई 36, दिस इज कमिंग 0.0083 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 100, ये तो एग्जैक्ट ठीक है, 0.002, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें 0.002 प्लस 0.0083 और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 225 डिवाइडेड बाई 16, ये वैल्यू आ रही है लगभग 0। डेल्टा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मतलब ये करने के बाद इंटू 225/16 करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 0.1448, है ना, ये आ रही है वैल्यू। तो अगर हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना होगा तो परसेंटेज एरर क्या होगा? तो 0.1448 बटा 15/4 इंटू 100, ये वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो 0.1448 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15, और ये वैल्यू आ रहा है 3.86। 3.86 मतलब इट इज लगभग इसकी इक्वल है, तो दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज 3.125%, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ रॉड ए दिया हुआ है, डॉट बी दिया हुआ है, रॉड बी इज लॉन्गर देन रॉड ए, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ बी माइनस लेंथ ऑफ ए करना पड़ेगा। तो 4.19 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 हो गया, 9 हो गया, तो 0.94 तो हो ही गया। अब प्लस माइनस इन दोनों में एडिशन होगा तो 0.02 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो दिस इज योर ऑल क्वेश्चन बिलोंगिंग टू योर एरर। हमने एरर में आपका पैरेलल वाला भी केस कर दिया आर इक्विवेलेंट का, और सीरीज तो आपको पहले से पता ही है, सीरीज वाला भी क्वेश्चन हम लोग देख लिया। दिस इज ऑल अबाउट योर एरर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा यूनिट्स एंड डायमेंशन के लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस कर रहे होंगे, राउंडिंग एरर्स डिस्कस कर रहे होंगे, और कैसे हम लोग दो अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो दैट विल बी योर लास्ट लेक्चर, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू।